नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ फ्रेंच राइटर गाय द मोपासा द्वारा रचित एक फ्रेंच कहानी द स्टोरी ऑफ अ फार्म गर्ल का हिंदी अनुवाद, एक नौकरानी की कहानी को लेकर। कहानी के अनुवादक हैं श्री नरेंद्र सैनी जी। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। मौसम खुशगवार होने के कारण फार्म पर काम करने वाले आम दिनों से पहले ही खाना खाकर खेतों पर लौट गए थे। नौकरानी रोज बड़ी सी रसोई में अकेली रह गई। चूल्हे पर रखे पानी उबालने के भारी देग के नीचे आग ठंडी पड़ रही थी। प्लेटें धोने के लिए वह बीच बीच में उसमें से गर्म पानी निकालती। उसकी निगाह काम करते हुए कभी कभार सामने पड़ी मेज पर पड़ रही धूप की किरणों की ओर चली जाती थी। खिड़की के कांच पर पड़े धब्बों की परछाइयां मेज पर पड़ रही थीं। 3 मुर्गियां कुर्सी के नीचे पड़े रोटी के टुकड़े बीन रही थीं। अधखुले दरवाजे से मुर्गी बाड़ी की गंध और गौशाला के गर्म भपके आ रहे थे। थोड़ी दूरी से मुर्गे के बांग देने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। काम खत्म करने के बाद रोज ने मेज साफ की और अंगीठी से राख झाड़ दी। एक विशाल घड़ियाल के साथ लगती अलमारी में उसने प्लेटें सजा दी और एक लंबी सांस खींची, जैसे उसे घुटन हो रही हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। रोज ने काली मिट्टी से पुती दीवारों और धुएं से काली पड़ी छत की शहतीरों की ओर देखा, जिन पर नमक लगाकर सुखाई मछलियों और प्याज की गांठों के बीच मकड़ी के जाले भी लटक रहे थे। फिर वह फर्श से उठने वाली बासी दुर्गंध से चकरा कर वहीं बैठ गई। फर्श पर जाने क्या क्या चीजें गिरती रहती थीं। इस सब के साथ ही बगल की डेयरी से क्रीम निकालने की दुर्गंध भी योगदान कर रही थी। हमेशा की तरह वह सिलाई करना चाहती थी, लेकिन उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। उसने दरवाजे पर जाकर ताज़ा हवा में एक लंबी सांस खींची, जिससे उसे राहत महसूस हुई। मुर्गियों का झुंड भाप छोड़ते गोबर के ढेर पर बैठा हुआ था। उनमें से कुछ एक पंजे से कीड़े तलाश रही थी, जबकि मुर्गा उनके बीच गर्व से सिर उठाकर खड़ा हुआ था। बीच बीच में वह किसी एक को चुन लेता और प्रणय निमंत्रण देते हुए उसके चक्कर काटने लगता। मुर्गी बड़ी बेपरवाही से खड़ी हो जाती, मिट्टी झाड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाती और फिर से गोबर के ढेर पर पसर जाती। मुर्गा जीत की खुशी में बांग देता और उसकी आवाज़ सुनते ही पड़ोसी फार्मों के मुर्गे भी उसके सुर में सुर मिलाते, मानो एक फार्म से दूसरे फार्म पर कामुक चुनौतियां भेजी जा रही हो। रोज बिना कुछ सोचे उन्हें देखे जा रही थी। तभी उसने नज़र उठाई और फूलों से लदे पड़े सेब के पेड़ों के दृश्य ने उसे मानो चकाचौंध कर दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी के सिर पर पाउडर मल दिया गया हो। तभी फुर्ती और जीवन से भरपूर एक बछेड़ा उसके पास से उछलता कूदता निकला। उसने 2 गड्ढों को कूदकर पार किया और फिर एकदम से रुक गया, जैसे खुद को अकेला पाकर चकित हो। रोज की भी इच्छा हुई कि वह दौड़ पड़े। उसका मन करने लगा कि वह हाथ पांव सीधे करे और ठहरी हुई हवा में लेटकर सुस्ताए। उसने अनिर्णय की स्थिति में कुछ कदम बढ़ाए और एक सुखद अनुभूति से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अंडों का ध्यान आया
और उसने अपना रुख मुर्गी के दड़बे की ओर किया। वहाँ 13 अंडे पड़े हुए थे। उसने उन्हें उठाकर स्टोर रूम में रख दिया। रसोई की गंध से उसका जी फिर मचलाने लगा और वह बाहर आकर घास पर बैठ गई। पेड़ों से घिरा हुआ फार्म का पूरा अहाता सोया हुआ सा लग रहा था। चटकीली हरी घास में से डेंडेलियन के लंबे फूल इस तरह निकले हुए थे जैसे पीली रोशनी की किरणें। सेब के पेड़ अपनी छाया चारों ओर बिखेर रहे थे। मकानों के छप्परों पर तलवार जैसी नुकीली पत्तियों वाले नीले और पीले रंग के आइरिस के फूल उगे हुए थे और छप्परों से भाप इस तरह उड़ रही थी जैसे अस्तबल और भुसौरे की सारी नमी उनमें से होकर ऊपर आ रही हो। रोज घोड़ा गाड़ी और जाल रखने वाले शेड में चली गई। उसके पास ही एक गड्ढे में उगे वॉयलेट के फूलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। वह वहाँ से भुट्टे की फसल, पेड़ों के झुरमुट और यहाँ वहाँ काम कर रहे मजदूरों को देख सकती थी जो दूर से गुड्डे गुड़ियों की तरह नजर आ रहे थे और सफ़ेद घोड़े खिलौनों की तरह जो एक खिलौना गाड़ी को खींच कर ले जा रहे थे, उस पर उंगली के बराबर एक आदमी बैठा था। रोज ने पुआल का एक गट्ठर उठाया और उसे गड्ढे में रखकर उस पर बैठ गई। उसे आराम नहीं मिला। उसने गट्ठर को खोलकर फैला लिया और उस पर पूरी तरह पसर गई। उसने अपने दोनों हाथ सिर के नीचे रख लिए। धीरे धीरे उसकी आंखें मुंद गईं। उस पर एक मस्ती भरी सुस्ती छा रही थी। वह लगभग सो ही गई थी कि उसे अपने वक्ष पर 2 हाथ महसूस हुए और वह एकदम से उठ बैठी। यह जॉक था, फार्म पर काम करने वाला पिकार्डी का एक लंबा चौड़ा मजदूर। वह रोज से लंबे समय से प्यार करता था। वह भेड़ें चरा रहा था और रोज को छांव में अकेला लेटे देख चुपके से चला आया था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बालों में घास फूस के तिनके फंसे हुए थे। उसने रोज को चूमने की कोशिश की, लेकिन रोज ने उसके गाल पर कसकर तमाचा जड़ दिया। वह जॉक जितनी ही मजबूत थी और जॉक समझदार था, इसलिए उसने माफ़ी मांगी और वे एक दूसरे की बगल में बैठकर बातें करने लगे। वे मौसम, अपने मालिक जो एक अच्छा आदमी था, अपने चारों ओर रहने वाले लोगों, अपने पुराने दिनों और रिश्तेदारों के बारे में बातें कर रहे थे जिनसे वे लंबे समय से मिले नहीं थे और शायद फिर कभी नहीं मिल सकेंगे। इन सब के बारे में सोचकर रोज दुखी हो गई। जॉक के दिमाग में बस एक ही बात थी और वह तीव्र कामना के वशीभूत खुद को रोज के बदन से रगड़े जा रहा था। रोज ने कहा, मैंने लंबे समय से माँ को नहीं देखा है। इस तरह दूर रहना बहुत मुश्किल है। उसने दूर उत्तर की ओर देखा, जिधर वह गांव था जिसे वह छोड़ आई थी। अचानक ही जॉक ने रोज को गर्दन से पकड़ा और चूम लिया, लेकिन रोज ने उसके चेहरे पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि जॉक की नाक से खून बहने लगा। वह उठा और अपना सिर पेड़ के तने से टिकाकर खड़ा हो गया। जॉक को इस तरह देखकर उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वह उसके करीब आई और बोली, तुम्हें कसकर लग गई? वह हंस दिया, नहीं, यह तो कुछ भी नहीं था। हालांकि रोज ने ठीक उसकी नाक पर मुक्का जड़ा था। उसने कहा, क्या हाथ है? और सराहना के एक नए भाव के साथ उसकी ओर देखा जो उस लंबी मजबूत छोकरी के प्रति वास्तविक प्यार की शुरुआत थी। खून रुकने के बाद जॉक ने रोज को अपने साथ घूमने का प्रस्ताव पेश किया, क्योंकि ज़्यादा देर तक साथ बैठने में उसे अपने साथी के भारी हाथ से डर लग रहा था। लेकिन पेड़ों के बीच से गुजरते रास्ते पर
रोज ने अपनी मर्जी से उसकी बाह थाम ली, जैसे वे शाम की सैर पर हो। उसने कहा, जॉक, तुम्हारा इस तरह मुझे जलील करना ठीक नहीं है। जॉक ने इस बात का विरोध किया। नहीं, वह उसे जलील नहीं करना चाहता था, वह तो उससे प्यार करता है और कुछ नहीं। रोज ने कहा, तो क्या तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो? वह अचकचा गया और कनखियों से उसकी ओर देखने लगा, जबकि वह सीधे आगे देख रही थी। उसके गाल भरे हुए थे और सूती पोशाक के नीचे कसी छातियां उभरी हुई थीं। उसके मोटे सुर्ख होठों के ऊपर और गले पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। जॉक की कामना फिर जाग उठी और उसने अपने होठों को रोज के कान के पास ले जाकर कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोज ने दोनों बाहें उसके गले में डाल दी और दोनों इतनी देर चूमते रहे कि हाँफने लगे। उसी क्षण से दोनों के बीच प्रेम की शाश्वत कहानी शुरू हो गई। दोनों अब एक दूसरे से अंधेरे कोनों में मिलते। चांदनी रात में पुआल के ढेर में वे इस तरह एक दूसरे में खोते कि उन्हें अपने शरीर पर लगने वाली चोटों का भी कोई ध्यान नहीं रहता। लेकिन धीरे धीरे जॉक रोज से उकता गया। अब वह उसे टालने लगा। उससे वह बहुत कम बात करता और उससे अकेले में मिलने से बचता। जॉक के इस व्यवहार से रोज परेशान रहने लगी, खासकर तब जब उसे यह पता चला कि वह गर्भवती है। पहले तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे। उसके बाद उसका गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया, क्योंकि जॉक उससे जानबूझकर मिलने से बच रहा था। आखिरकार एक रात जब फार्म हाउस पर सब सो रहे थे तो रोज चुपचाप उठी और पेटीकोट पहने नंगे पांव चुपचाप अहाते को पार करती हुई जॉक के अस्तबल में पहुंच गई, जहां वह घोड़ों के पास सूखी घास के ढेर पर लेटा हुआ था। रोज के आने की आहट पा वह खर्राटे लेने का बहाना करने लगा, लेकिन वह उसके पास बैठकर उसे तब तक हिलाती रही जब तक वह उठकर बैठ नहीं गया। जॉक ने उससे पूछा, तुम चाहती क्या हो? रोज ने गुस्से से दांत पीसते हुए जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि अपने वादे के मुताबिक तुम मुझसे शादी करो। वह हंस दिया और बोला, अगर आदमी उन सभी औरतों से शादी कर ले जिनके साथ वह सोया था तो वह कुछ कर ही नहीं पाएगा। रोज ने उसे गर्दन से पकड़ा और धक्का देकर पीठ के बल गिरा दिया ताकि वह उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा न सके। वह गुस्से से चिल्लाई, मैं पेट से हूँ, सुन रहे हो तुम? मैं पेट से हूँ मैं। रोज ने जॉक का गला कसकर पकड़ रखा था। उसकी पकड़ के कारण जॉक बुरी तरह हाँफ रहा था। दोनों अंधेरे में बिना कुछ बोले कुछ देर तक ऐसे ही रहे। सन्नाटे में सिर्फ एक घोड़े की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसने चारे के लिए मुंह नांद में डाला और धीरे धीरे चबाने लगा। जॉक ने जब पाया कि रोज उससे मजबूत है तो वह हकलाते हुए बोला, अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन लड़की को जॉक के वादों पर विश्वास नहीं था। वह बोली, तुम्हें फौरन मुझसे शादी करनी होगी, तुम्हें तुरंत विवाह की घोषणा करनी होगी। उसने जवाब दिया, तुरंत, तुम्हें कसम खानी होगी। वह पहले तो झिझका, फिर बोला, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। उसने जॉक की गर्दन छोड़ दी और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसे कई दिनों तक जॉक से बात करने का मौका नहीं मिला और चूंकि अस्तबल भी रात के समय हमेशा बंद रहता, इसलिए वह दरवाज़ा खुलवाने के लिए शोर करने से बचती थी कि कहीं कोई बखेड़ा ना हो जाए। एक दिन भोजन के समय एक नए आदमी को देखकर रोज ने उससे पूछा, क्या जॉक चला गया?
उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ, मुझे उसी की जगह रखा गया है। यह सुनकर वह इस तरह कांपने लगी कि अंगीठी पर से सॉसपैन भी नहीं उतार पाई। जब सब काम पर चले गए तो वह अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी। वह दिन भर अपने भावों को छिपाकर उसके बारे में जानकारी जुटाने में लगी रही, लेकिन अपने दुर्भाग्य का विचार उस पर इस तरह हावी था कि उसे लगता कि वह जिससे भी पूछती है वह व्यंग से हंसता है। उसे बस यही पता चल पाया कि जॉक वह इलाका ही छोड़कर चला गया है। उसके दुख के बादल और घने होते जा रहे थे। बिना कुछ सोचे सारे दिन वह मशीन की तरह काम में जुटी रहती। उसके दिमाग में एक ही बात गूंजती रहती, जब लोग जान जाएंगे तब क्या होगा। लगातार यही सोचने से उसकी तर्क शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई कि वह उस अपमानजनक स्थिति से बचने का कोई उपाय नहीं सोच पा रही थी, जो मौत की तरह अटल थी और हर दिन करीब आती जा रही थी। वह सुबह सबसे पहले उठ जाती और जिस टूटे हुए शीशे में देखकर वह बाल बनाती थी, उसी की मदद से यह जानने की कोशिश करती कि कहीं उसका शरीर भेद तो नहीं खोल रहा। दिन के समय जब वह काम कर रही होती तो भी काम को बीच में रोककर अपने को सिर से पांव तक देखती कि कहीं उसका पेट बढ़ने से एप्रन छोटा तो नहीं पड़ रहा। महीने गुजरते गए। अब वह बहुत कम बोलती थी और जब उससे कोई कुछ पूछता भी तो वह इस तरह उसकी ओर देखती जैसे उसे प्रश्न समझ ही नहीं आया हो। उसके डरे हुए चेहरे, धसी हुई आंखों और कांपते हुए हाथों को देखकर उसका मालिक अक्सर पूछ बैठता था, बेचारी लड़की, तू आजकल ऐसी भोंदू क्यों हो गई है। गिरजाघर में भी वह अपने को खंबे के पीछे छिपाए रखती और पाप स्वीकृति के लिए नहीं जाती थी। वह पादरी का सामना करने से डरती थी। उसे लगता था कि पादरी में एक ऐसी शक्ति होती है जिससे वह लोगों के मन की बात भी जान लेता है। भोजन के समय जब उसके साथी नौकर उसकी ओर देखते तो उसका रंग सफ़ेद पड़ जाता। उसे हमेशा लगता रहता कि चरवाहे को उसका भेद पता चल गया है। वह एक चालाक छोकरा था जिसकी चमकती आंखें जैसे उसी के पीछे लगी रहती थीं। एक दिन सुबह डाकिया उसके लिए एक पत्र लेकर आया। इससे पहले जीवन में उसे कोई पत्र नहीं आया था, इसलिए वह इतनी परेशान हो गई कि उसके घुटने थरथरा गए और वह वहीं बैठ गई। शायद यह जॉक ने भेजा हो, लेकिन वह पढ़ नहीं सकती थी और कागज़ के उस टुकड़े को लेकर बेचैनी से कांपते हुए देर तक बैठी रही। कुछ समय बाद उसने उसे अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि वह अपना राज किसी और को नहीं बता सकती थी। काम करते हुए वह अक्सर रुक जाती और पत्र को देखने लगती, जिस पर कुछ पंक्तियां लिखी थीं और नीचे किसी के दस्तखत थे। वह उसे इस तरह देख रही थी जैसे अचानक इसका अर्थ उसकी समझ में आ जाएगा। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया। वह दौड़ती हुई स्कूल मास्टर के पास गई, जिसने उसे बैठाया और पत्र पढ़कर सुनाया। पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें यह बताने के लिए पत्र लिख रही हूँ कि मैं बहुत बीमार हूँ। हमारे पड़ोसी मौसी देत्यू तुमसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर हो सके तो तुम मिलने चली आओ। तुम्हारी स्नेह भरी माँ की ओर से, सेंजर देत्यू, उपमेयर। रोज़ बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई, लेकिन जैसे ही वह एकांत में पहुँची उसकी टांगें जवाब दे गईं और वह सड़क के किनारे गिर पड़ी। रात तक वह वहीं पड़ी रही। वापस लौटने पर रोज़ ने किसान को अपनी समस्या बताई। किसान ने कहा कि वह जब तक चाहे अपनी माँ के पास रह सकती है। उसने कहा कि इतने दिनों तक उसका काम जमादारिन कर लेगी
और वापस आने पर उसे दोबारा रख लेने का वादा किया। घर पहुंचने के कुछ ही समय बाद उसकी माँ मर गई और अगले ही दिन रोज़ ने एक सतमासे बच्चे को जन्म दिया। वह बेहद दुबला, हड्डियों के ढांचे के समान था, जिसे देखकर किसी के भी शरीर में सुरसुरी दौड़ जाती। रोज़ ने बताया कि वह शादीशुदा है, लेकिन बच्चे को फार्म पर साथ नहीं रख सकती। उसने बच्चे को अपने पड़ोसी के पास छोड़ दिया, जिसने उसकी पूरी देखभाल का वादा किया। रोज़ बच्चे को सौंप वापस फार्म पर लौट आई, लेकिन उसके घायल हृदय में रोशनी की चमक की तरह उस कृशकाय प्राणी के लिए एक ऐसा प्यार हिलोर मारने लगा जिसे वह छोड़ आई थी। उसका मन करता कि वह उस छोटे से जीव को अपनी बाहों में भर गले से लगा ले, उसे चूमे और उसके शरीर की गर्मी को महसूस करे। रोज़ की रातों की नींद उड़ गई थी। वह हर दिन अपना काम खत्म होने के बाद आँख के सामने बैठकर लपटों को देखती रहती और उसके विचार कहीं दूर होते। लोग उसे चिढ़ाने लगे। वे उससे पूछते कि उसका प्रेमी कैसा है, क्या वह लंबा, खूबसूरत और अमीर है, शादी कब हो रही है। अक्सर वह तीर की तरह चुभने वाले इन सवालों से बचने के लिए वहाँ से भाग जाती। ऐसे मजाकों से बचने के लिए वह और भी मन लगाकर काम करने लगी। अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए उसने तय किया कि उसके लिए पैसे बचाएगी और इतनी मेहनत से काम करेगी कि मालिक उसकी तनख्वाह बढ़ा देगा। धीरे धीरे रोज़ सारे काम खुद ही करने लगी। जब से वह 2 लोगों का काम करने लगी, तब से दूसरी नौकरानी बेकार हो गई और उसने मालिक से कहकर उसे हटवा दिया। अब वह हर चीज़ पर नज़र रखने लगी। वह रोटी, तेल, मोमबत्तियों और मुर्गियों को दिए जाने वाले भुट्टे के दानों की फिजूल खर्ची को भी रोकने की कोशिश करने लगी। साथ ही रोज़ ने घोड़ों और मवेशियों को मिलने वाले चारे की भी बचत करनी शुरू कर दी। वह इस तरह सब चीज़ों पर नज़र रखती और कटौती करती जैसे उसका स्वयं का पैसा खर्च हो रहा हो। वह फार्म की हर उपज के अच्छे भाव तय करती और जब किसान कुछ बेचने आते तो उनकी सारी चालें बेकार कर देती। धीरे धीरे मालिक ने सब कुछ खरीदने, बेचने, मजदूरों से काम लेने और गृहस्थी के सारे कामों की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। थोड़े ही समय में रोज़ किसान के लिए अनिवार्य बन गई। वह हर चीज़ पर ऐसी कड़ी नज़र रखती थी कि उसकी देख रेख में फार्म फलने फूलने लगा और 5 मील के दायरे में मास्टर वाले की नौकरानी के चर्चे होने लगे। किसान खुद ही हर जगह कहता फिरता था, वह लड़की तो सोने से तोलने लायक है। समय गुजरा। रोज़ के काम की तारीफ तो हुई, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत को मान लिया गया कि एक ईमानदार नौकर से ऐसी ही उम्मीद की जाती है। रोज़ के अंदर कड़वाहट भरने लगी। उसने सोचा कि किसान उसकी बदौलत हर महीने 50 से 100 क्राउन अतिरिक्त बैंक में जमा कर लेता है, जबकि वह सिर्फ 200 फ्रैंक ही सालाना कमा पाती है, न कम न ज़्यादा। फिर उसने अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए कहने का मन बना लिया। इस सिलसिले में वह 3 बार स्कूल मास्टर के पास गई, लेकिन वहाँ जाकर कुछ और बात करने लगी। उसे पैसे के बारे में बात करने में संकोच होता था, जैसे वह कोई गिरा हुआ काम करने जा रही हो। आखिरकार एक दिन जब किसान अकेले ही रसोई में नाश्ता कर रहा था, तो रोज़ ने कुछ झिझक और शर्म के साथ कहा कि वह उससे बात करना चाहती है। किसान ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। उसके दोनों हाथ मेज़ पर थे। एक में थमे चाकू की नोक हवा में उठी थी और दूसरे में रोटी का टुकड़ा था। किसान लड़की की ओर एक टक देखे जा रहा था, जिससे वह असहज महसूस कर रही थी। रोज़ ने झिझकते हुए 1 हफ्ते की छुट्टी मांग ली, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी।
किसान उसके आग्रह को एकदम से मान गया। कुछ झिझकते हुए बोला, जब तुम वापस लौटोगी तो मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। बच्चा 8 महीने का हो गया था और वह उसे पहचान ही नहीं सकी। वह अब गुलाबी और गोल मटोल हो गया था। रोज़ उस पर इस तरह टूट पड़ी जैसे वह कोई शिकार हो और उसे बेतहाशा चूमने और बाहों में लेकर प्यार करने लगी। बच्चे ने उसे पहचाना नहीं और डर के मारे रोने लगा। जैसे ही उसने परिचित चेहरे को देखा, उसकी ओर बाहें फैला दी। लेकिन अगले ही दिन से बच्चा रोज़ को पहचानने लगा। वह उसे देखकर हंसने लगता। रोज़ उसे खेतों में ले जाती और बड़े उत्साह के साथ उसके साथ घूमती और पेड़ की छांव में उसे लेकर बैठ जाती। पहली बार उसने अपना हृदय किसी के लिए इस तरह खोला और उस नन्ही सी जान को अपनी तमाम मुश्किलों, अपनी कड़ी मेहनत, अपनी चिंताओं और आशाओं के बारे में बताया। वह बच्चे को इस कदर बेतहाशा दुलारती और प्यार करती कि वह बिल्कुल थक जाता। उसे बच्चे को संभालने, उसे नहलाने धुलाने में बड़ा मज़ा आता था। उसे यह सब करने में अपने मातृत्व की पुष्टि होते महसूस होता था। वह जब भी उसे देखती तो आश्चर्य से भर उठती और अपनी बाहों में उसे झुलाते हुए बड़े प्यार से कहती, यह मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। फार्म को वापस लौटते हुए वह रास्ते भर रोती रही। वहाँ पहुँचते ही उसे किसान ने अपने कमरे में बुला लिया। वह कुछ घबराई हुई और अचरज के साथ वहाँ बैठ गई। वह बोला, बैठ जाओ। वह बैठ गई। कुछ क्षण के लिए वे चुपचाप एक दूसरे के पास बैठे रहे। उनकी बाहें ऐसे झूल रही थीं जैसे उन्हें पता ही ना हो कि उनका क्या करें। वे एक दूसरे के चेहरे की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। किसान 45 वर्ष का हट्टा कट्टा और खुशमिजाज व्यक्ति था, जिसकी 2 पत्नियां स्वर्ग सिधार चुकी थीं। वह स्पष्टतः झेपा हुआ लग रहा था, जो उसके स्वभाव को देखते हुए अजीब था। आखिरकार उसने मन बनाया और कुछ झिझकते हुए खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, रोज़, क्या तुमने कभी घर बसाने की नहीं सोची? उसका रंग एकदम से सफ़ेद पड़ गया। वह कोई जवाब नहीं दे सकी। वह कहता रहा, तुम एक अच्छी, स्वस्थ, मेहनती और किफ़ायती लड़की हो। तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर कौन पुरुष धन्य नहीं हो जाएगा। वह बुद्ध की तरह एक जगह बैठी रही। उसके चेहरे पर भय की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने किसान की बातों का अर्थ भी समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसके दिमाग में भंवरें उठ रही थीं, जैसे उसे किसी बड़े अनिष्ट की आशंका हो। कुछ पल इंतज़ार के बाद वह बोला, तुम जानती ही हो कि बिना मालकिन के कोई फार्म नहीं चल सकता, चाहे तुम्हारे जैसी नौकरानी भी क्यों ना हो। वह एकदम चुप हो गया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। रोज़ उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कोई किसी कातिल की तरफ देखता है और उसकी कोई हरकत होते ही भागने के लिए तैयार रहता है। 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद किसान ने दोबारा पूछा, क्या यह तुम्हें ठीक लगता है? क्या ठीक लगता है मालिक? वह एकदम से बोला, यही, मुझसे शादी करना, और क्या। वह उछलकर खड़ी हुई, लेकिन फिर धम्म से कुर्सी पर बैठ गई जैसे किसी ने धक्का दिया हो। वह जड़ हो गई जैसे कोई बड़ी दुर्घटना घट गई हो। आखिरकार किसान धैर्य खो बैठा और बोला, बोलो, इससे ज़्यादा तुम क्या चाहती हो? रोज़ भय से उसकी ओर देखने लगी और अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह भर्राई हुई आवाज़ में 2 बार बोली, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। उसने कहा, क्यों नहीं? बेवकूफ़ी मत करो, मैं तुम्हें इस पर सोचने के लिए कल तक का समय देता हूँ।
वह तेजी से बाहर चला गया। वह काफी समय से इस मामले को लेकर परेशान था और अब इसे निपटाकर बड़ा संतुष्ट था। किसान को कतई शक नहीं था कि रोज इस प्रस्ताव पर अगली सुबह हाँ नहीं कहेगी। किसान के लिए भी यह फायदे का सौदा था। वह एक ऐसी औरत को अपने साथ बांधने की कोशिश कर रहा था जो अपने आप में बहुत बड़ा दहेज थी। इन दोनों के मेल पर कोई भी अचंभा नहीं करता, क्योंकि देहात में अधिक भेदभाव नहीं होता। किसान भी अपने मजदूरों की तरह ही काम करते थे और कई मजदूर मौका मिलने पर मालिक बन जाते थे। नौकरानियां अक्सर ही गृहस्थी की मालकिन बन जाती थीं। हालांकि इससे उनके जीवन या आदतों में कोई खास अंतर नहीं आता था। उस रात रोज सो नहीं सकी। यह बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर पड़ गई। उसमें रोने की भी ताकत नहीं बची थी। किसान की बातें सुनकर वह अचंभित थी। वह जड़ हो गई थी, जैसे उसे यह पता ही ना हो कि उसका एक शरीर भी है। वह अपने विचारों को संयोजित नहीं कर पा रही थी। हालांकि बीच बीच में उसे कुछ कुछ याद आता था और फिर वह यह सोचकर डर जाती कि आगे क्या होगा। जब भी रसोई का बड़ा घड़ियाल घंटे की तरह आवाज़ करता, वह घबराहट के मारे पसीने से भीग जाती। वह तंद्रा में डूब गई और एक डरावना सपना देखा। मोमबत्ती भी बुझ गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर वशीकरण कर दिया हो, जैसा गांव के लोग अक्सर सोचते हैं। कहीं भाग जाने की एक पागल इच्छा उस पर हावी होने लगी। तभी उल्लू की चीख सुनाई दी और वह कांपकर उठ बैठी। अपने हाथों को चेहरे पर लगाया और पूरे शरीर पर फिराया। उसके बाद वह सीढ़ियां उतरने लगी, जैसे नींद में चल रही हो। अहाते में पहुंचकर वह झुक गई ताकि रात में भटकता कोई आवारा उसे देख न ले, क्योंकि ढलता चांद खेतों पर चमकती चांदनी बिखेर रहा था। फाटक खोलने के बजाय उसने बाड़ कूदकर पार की और बाहर आते ही सीधे चलने लगी। वह तेजी से चल रही थी और बीच बीच में अनजाने ही उसके गले से एक तेज चीख फूट पड़ती। उसकी लंबी छाया उसके साथ चल रही थी और कभी कभी कोई रात का पक्षी उसके सिर पर से निकल जाता और फार्मों के अहातों के कुत्ते उसे देखकर भौंके जा रहे थे। उनमें से एक तो रोज पर झपट भी पड़ा, लेकिन रोज मुड़ी और इतनी जोर से चिल्लाई कि कुत्ता डर गया और दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। तारे मध्यम पड़ गए और पक्षियों का कलरव शुरू हो गया था। दिन निकल रहा था। रोज बुरी तरह थक गई थी और हाँफ रही थी। जैसे ही बैगनी आकाश पर सूर्योदय हुआ, वह रुक गई। उसके सूजे हुए पाँव ने अब चलने से जवाब दे दिया था। पर कुछ ही दूर उसे एक बड़ा तालाब दिखा, जिसका ठहरा हुआ पानी इस नए दिन की रोशनी में खून जैसा दिखाई दे रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने दिल पर हाथ रखकर उस ओर बढ़ी ताकि अपने पाँव को पानी में डुबो सके। वह घास पर बैठ गई। उसने अपने धूल से भरे जूते उतारे, जुराबें निकाली और अपनी टांगें उस स्थिर पानी में डाल दी, जिसमें यहाँ वहाँ बुलबुले उठ रहे थे। पैर पानी में डालने से एक ठंडी लहर उसके सिर से पांव तक दौड़ गई। रोज एकटक तालाब को देखे जा रही थी कि अचानक उसका सिर घूम गया और उसे लगा कि वह तालाब में कूद पड़े। इससे हमेशा के लिए सारे दुखों का अंत हो जाएगा। रोज के मन में अपने बच्चे का भी कोई ख्याल नहीं आया। वह सिर्फ शांति चाहती थी और एक लंबी नींद। उसने हाथ उठाए हुए 2 कदम पानी में बढ़ाए। पानी उसकी जांघों तक आ चुका था और वह अपने को पानी के हवाले करने जा रही थी कि टखनों में तीखे दर्द से वह उछलकर पीछे आ गई। वह घबरा कर चीख पड़ी, क्योंकि उसके घुटनों से लेकर पंजों तक
लंबी काली जोंकें लिपटी खून चूस रही थीं और मोटी होती जा रही थीं। उसकी उन्हें छूने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। वह डर से तेज तेज चिल्लाने लगी और उसकी चीखों ने कुछ दूरी से गुजर रहे एक किसान का ध्यान उसकी ओर खींचा। उसने एक एक करके जोंकों को हटाया, उस स्थान पर जड़ी बूटी का लेप लगाया और उसे अपने छकड़े में बैठाकर उसके मालिक के फार्म पर छोड़ आया। एक पखवाड़े तक वह बिस्तर पर पड़ी रही। ठीक होने के बाद जब वह पहली सुबह दरवाजे के बाहर बैठी थी तो किसान अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह बोला, हाँ, तो मेरे ख्याल से मामला तय हो गया। क्यों? रोज ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान वहीं खड़ा तीखी नज़रों से उसे देख रहा था। इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से कहा, नहीं मालिक, मैं नहीं कर सकती। वह एकदम गुस्से से भड़क उठा। तुम नहीं कर सकती? बेवकूफ़ लड़की, तुम नहीं कर सकती? मैं जान सकता हूँ आखिर क्यों? वह रोने लगी और फिर कहा, मैं नहीं कर सकती। किसान ने उसकी ओर देखा और गुस्से से चिल्लाया, तो मैं यह मानूं कि तुम्हारा किसी से चक्कर है? शर्म से कांपते हुए उसने जवाब दिया, शायद ऐसा ही है। किसान पोस्त के फूल की तरह लाल हो गया और गुस्से से हकलाते हुए बोला, आह, तो तुम यह स्वीकार करती हो उल्टा? बताओ वह कौन है? मेरे ख्याल से कोई भुक्कड़, फटीचर, बेघर ही होगा। मैं पूछता हूँ, कौन है वो? रोज ने जवाब नहीं दिया तो वह बोलता रहा, आह, तो तुम नहीं बताओगी? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वह है जाबौंदा। वह चिल्लाई, नहीं, वह नहीं। तो वह पैर मारते होगा। नहीं मालिक, वह नहीं। किसान गुस्से में पास पड़ोस के सभी युवकों के नाम लेता रहा और वह घड़ी घड़ी अपने नीले एप्रन के कोने से आंसू पोंछती हुई इंतजार करती रही। लेकिन किसान हठी था और उस आदमी का पता लगाने में जुटा हुआ था और रोज का भेद जानने के लिए उसके दिल को ऐसे खरोंचे जा रहा था जैसे कोई शिकारी कुत्ता बिल में छिपे जानवर की गंध पाकर मिट्टी पर पंजे मारता है। अचानक वह चिल्लाया, भगवान की कसम, वह जाक है जो पिछले साल यहाँ काम करता था। सभी कहते थे कि तुम्हारा आपस में काफ़ी मेल जोल था। तुम्हारा उससे शादी का भी इरादा था। रोज एकदम सख्ते में आ गई। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखों से बह रहे आंसू रुक गए और गालों पर ढुलके आंसू ऐसे सूख गए जैसे गर्म लोहे पर पड़ी पानी की बूंदें। वह चिल्लाई, नहीं, वह नहीं है, नहीं है वह। सच पर पहुंच चुके चालाक किसान ने पूछा, क्या यह सही नहीं है? रोज ने जल्दी से जवाब दिया, मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ। वह सोचने लगी कि किस चीज़ की कसम खाए, क्योंकि वह किसी पवित्र वस्तु की झूठी कसम नहीं खाना चाहती थी। किसान ने रोज को बीच में रोककर कहा, जाक हर समय तुम्हारे पीछे लगा रहता था। भोजन के समय भी वह तुम्हें ही देखता रहता था। क्या तुमने उससे कभी कोई वादा नहीं किया? रोज ने इस बार सीधा किसान की आंखों में देखा। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं आपके सामने कसम खाती हूँ कि अगर आज आकर भी वह मुझसे शादी के लिए कहे तो भी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। रोज ऐसी ईमानदारी से बातें कर रही थी कि किसान अकबका गया और फिर ऐसे बोलने लगा जैसे अपने से बातें कर रहा हो। फिर क्या, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, वरना सबको पता चल जाता। फिर तुम अपने मालिक से क्यों इनकार कर रही हो? ज़रूर इसकी तह में कोई और बात है। वह कुछ नहीं कह सकती थी, उसमें कुछ कहने की ताकत नहीं बची थी। किसान ने उससे फिर पूछा, तो तुम शादी नहीं करोगी? वह एक ठंडी आह भरकर बोली, मैं नहीं कर सकती मालिक।
किसान मुड़कर चला गया। रोज को लगा कि उसने किसान से छुटकारा पा लिया है। वह दिन बड़ी शांति से बीता, लेकिन वह इस तरह थक गई थी जैसे बूढ़े सफ़ेद घोड़े की जगह पर वही दवाई की मशीन में जुटी रही हो। वह जितनी जल्दी हो सकती थी बिस्तर पर चली गई और फौरन ही सो गई। आधी रात को बिस्तर को 2 हाथों ने छुआ तो वह एकदम जाग गई। वह भय से कांपने लगी, लेकिन उसने तुरंत ही किसान की आवाज़ पहचान ली। वह कह रहा था, डरो मत रोज़, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। पहले तो उसे ताज्जुब हुआ, लेकिन जब किसान छूट लेने लगा तो वह समझ गई कि उसके इरादे क्या हैं और बुरी तरह कांपने लगी। इस अंधेरे में वह अपने को बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। नींद का भारीपन अब भी उस पर हावी था और वह किसान के सामने अपने को एकदम असुरक्षित महसूस कर रही थी। वह कतई राजी नहीं थी, लेकिन किसान से खुद को लापरवाही से बचा रही थी। वह खुद अपनी पार्श्विक मूल वृत्ति से लड़ रही थी और थके हुए शरीर की अनिश्चित इच्छा शक्ति उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। किसान से बचने के लिए वह सिर इधर उधर कर रही थी और उसका बदन चादर के नीचे ऐंठ रहा था। वह संघर्ष से थक रही थी और बढ़ती हवस के कारण किसान जानवर बन चुका था। वे पति पत्नी की तरह रहने लगे और एक सुबह किसान ने रोज से कहा, मैंने विवाह की घोषणा कर दी है और हम अगले महीने शादी करेंगे। रोज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कह भी क्या सकती थी? उसने विरोध नहीं किया। वह कर भी क्या सकती थी? रोज की किसान से शादी हो गई। उसे लगने लगा कि वह ऐसी खाई में गिर गई है जिससे निकलना असंभव है। तमाम दुख और संकट उसके सिर पर ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानों की तरह लटक रहे थे जो कभी भी गिर सकती है। उसका पति उसे इस तरह देखता जैसे उसने उनसे चोरी की है, जिसका पता एक ना एक दिन चल ही जाएगा। फिर वह अपने बच्चे के बारे में सोचती जो उसके तमाम दुर्भाग्य का कारण था और दुनिया में उसकी खुशी का भी एकमात्र कारण था। वह साल में 2 बार उससे मिलने जाती और पहले से भी ज़्यादा उदास होकर लौटती थी। धीरे धीरे वह इस जीवन की आदी हो गई। उसका मन अब शांत होने लगा था और अब वह मानसिक संतोष अनुभव करती। हालांकि कुछ ऐसा था जो उसे हमेशा ही कचोटता रहता। साल पर साल बीतते गए और बच्चा 6 साल का हो गया। वह अब लगभग खुश रहती थी, लेकिन अचानक किसान नाराज रहने लगा। 2-3 साल से किसान किसी दुश्चिंता को अपने मन में पाले हुए था। उसे कोई बात मन ही मन खाए जा रही थी। भोजन के बाद वह काफ़ी देर तक सिर पर हाथ रखकर बैठे रहता। वह हमेशा तेज़ी से बोलता और बहुत ही गुस्से से जवाब देता। ऐसा लगता था कि वह अपनी पत्नी से खुश नहीं है, क्योंकि वह उसे बहुत रूखे ढंग से जवाब देता था। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा रोज़ के पास अंडे लेने आया, लेकिन काम में लगी होने के कारण रोज़ ने उसे झिड़क दिया। उसका पति अचानक भीतर आया और अपनी कर्कश आवाज़ में उससे बोला, अगर यह तुम्हारा बच्चा होता तो तुम उससे इस तरह का व्यवहार नहीं करती। वह आहत होकर घर के भीतर चली गई। उसके सीने में सोई टीस फिर जाग उठी थी। भोजन के समय किसान ने ना तो रोज से बात की और ना ही उसकी ओर देखा। ऐसा लगता था जैसे वह उसके बारे में सब कुछ जान गया है और उससे नफरत करने लगा है। वह घबरा गई और खाना खत्म होने के बाद रसोई में किसान के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। वह कमरे से निकली और तेजी से गिरजाघर चली गई। शाम हो रही थी। चर्च के सकरे मध्य भाग में पूरा अंधकार था। रोज को चर्च के पूर्वी हिस्से से पदचाप सुनाई दे रही थी, जहां चर्च का सेवक दीपदानों को रोशन करने की तैयारी में जुटा हुआ था।
मेहराबों की छाया में खोई टिमटिमाती रोशनी रोज़ को अपनी आखिरी उम्मीद जैसी जान पड़ी। उसको एकटक देखते हुए रोज़ घुटनों के बल बैठ गई। दीपदान ऊपर खींचने पर जंजीर की खनक सुनाई दी और फिर बाहर बढ़ते कुहासे को चीरती चर्च की घंटी गूंज उठी। जैसे ही वह सेवक जाने को हुआ, रोज़ उसके पास पहुंच गई। उसने पूछा, क्या मॉस्यू लक्योर पादरी घर पर ही है? हाँ बिल्कुल, यह उनके भोजन का समय है। पादरी के कमरे की घंटी बजाते ही वह कांपने लगी। पादरी अभी भोजन के लिए बैठा ही था। उसने रोज़ को भी अपने साथ बैठने को कहा। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जिस सिलसिले में तुम यहाँ आई हो उसके बारे में तुम्हारा पति मुझे पहले ही बता चुका है। बेचारी रोज़ बुरी तरह घबरा गई। पादरी कहता रहा, मेरी बच्ची, तुम चाहती क्या हो? और उसने तेज़ी से सूप के कई चम्मच निगले। सूप की कई बूंदें उसके चिकनाई लगे चोगे पर गिर गईं। रोज़ कुछ भी कहकर कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। जैसे ही वह जाने लगी, पादरी ने कहा, हिम्मत से काम लो। वह जाने बिना ही कि क्या कर रही है वापस फार्म पर लौट आई। उसकी गैर मौजूदगी में मजदूर जा चुके थे और किसान उसका इंतज़ार कर रहा था। आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए वह एकदम से किसान के पांव पर गिर गई और बोली, आखिर आप मुझसे नाराज़ क्यों रहते हैं? वह गालियां देते हुए चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नाराज़ क्यों रहता हूँ? इसलिए कि मेरे कोई औलाद नहीं है। जब कोई आदमी शादी करता है तो वह जीवन के अंतिम दिनों तक उसके साथ अकेला नहीं रहना चाहता। इसीलिए मैं तुमसे नाराज़। अगर गाय का बछड़ा ना हो तो उसकी कोई कीमत नहीं, वैसे ही बांझ औरत का कोई वजूद नहीं। वह रोते हुए बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर किसान थोड़ा नरम पड़ गया और कहा, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी यह ठीक नहीं है। उस दिन से रोज़ के दिमाग में एक ही बात घूमती, उसे बच्चा चाहिए, एक और बच्चा। वह अपनी इच्छा के बारे में हर किसी को बताती और एक पड़ोसन ने उसे एक अचूक नुस्खा बताया। उसे हर शाम एक गिलास पानी में एक चुटकी राख डालकर अपने पति को पिलाना था। किसान इसे आजमाने पर सहमत था, लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लगी। वे एक दूसरे से कहते, कोई ना कोई गुप्त उपाय तो ज़रूर होगा। वे ऐसे उपाय खोजते रहते। उन्हें 30 मील पर रहने वाले एक चरवाहे के बारे में बताया गया और एक दिन वाले उससे मिलने भी गया। चरवाहे ने उसे कुछ निशान लगाकर एक डबल रोटी दी, जिसका आटा जड़ी बूटियों के साथ गूंथा गया था। पति पत्नी दोनों को सहवास से पहले और बाद में इसका एक टुकड़ा खाना था। वे पूरी रोटी खा गए, पर इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। फिर स्कूल मास्टर ने किसान को प्यार के उस अचूक ज्ञान से अवगत कराया जिसे गांव के लोग कम ही जानते हैं, लेकिन इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तत्पश्चात पादरी ने सलाह दी कि वे फेका के मठ की तीर्थ यात्रा कराएं। रोज़ भीड़ के साथ गई और मठ में साष्टांग लेटे हुए दोबारा माँ बनने की प्रार्थना की, लेकिन सब व्यर्थ गया। रोज़ को लगा कि उसे उसकी पहली गलती के लिए दंडित किया जा रहा है और वह बेहद दुखी हो गई। परेशानियों से वह सूख कर कांटा होती जा रही थी। उसका पति भी उम्र से पहले बूढ़ा होने लगा और बेकार की उम्मीदों में अपने को तबाह किए जा रहा था। इससे शुरुआत हुई उन दोनों के बीच कलह की। वह उसे गालियां देता और पिटाई करता। सारे दिन उनके बीच तू तू मैं चलती रहती और रात को जब वे बिस्तर में होते तो वह गुस्से से हाँफते हुए उसे भद्दी गालियां बकता। एक रात जब वह उसे तकलीफ पहुंचाने का कोई तरीका नहीं सोच पाया तो किसान ने रोज़ को उठने का आदेश दिया और कहा
कि सुबह होने तक बाहर बारिश में खड़ी रहे। उसने यह बात नहीं मानी तो किसान ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसके चेहरे पर मुक्के मारने लगा, पर वह ना कुछ बोली, ना छुड़ाने की कोशिश की। बौखलाए किसान ने उसे घुटनों से दबा दिया और दांत भींचते हुए उसे पीटने लगा। आखिरकार हताशा में रोज विद्रोह कर उठी। उसने गुस्से से किसान को दीवार की ओर ढकेला और फुफकारते हुए बोली, मैं 5 नहीं, मेरे एक बच्चा है, मुझे जाग से एक बच्चा है। तुम जाग को अच्छी तरह से जानते हो। उसने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन वह अपने वादे से फिर गया और मुझे धोखा देकर चला गया। किसान पर जैसे बिजली गिर गई, उसकी जुबान को जैसे लकवा मार गया। कुछ पल बाद वह हकलाते हुए बोला, तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हो तुम? वह सुबकने लगी और सिसकियों के बीच उसने कहा, इसी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हें सच्चाई भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे काम से निकाल देते और मेरे लिए बच्चे का पेट भरना मुश्किल हो जाता। तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं समझ सकते। किसान ने और भी हैरानी के साथ यांत्रिक ढंग से फिर पूछा, तुम्हारा एक बच्चा है? रोज ने सुबकते हुए कहा, तुमने मुझे बलपूर्वक हासिल किया, यह तो तुम जानते ही हो कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती थी। किसान उठा और मोमबत्ती जलाई। हाथ पीछे रखकर वह कमरे में चहलकदमी करने लगा। रोज डर से सिकुड़कर बिस्तर पर बैठी रो रही थी। अचानक वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तो इसमें मेरी कमी है कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है? रोज कुछ नहीं बोली। किसान फिर इधर उधर टहलने लगा, फिर रुककर बोला, तुम्हारे बच्चे की उम्र क्या है? वह धीमे से बोली, 6 साल। उसने पूछा, तुमने इस बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? रोज ने आह भरते हुए कहा, मैं कैसे बता सकती थी? वह कुछ देर तक पत्थर की मूरत बना खड़ा रहा। चलो उठो, उसने कहा। वह कुछ मुश्किल से उठी। जैसे ही वह खड़ी हुई, किसान एकदम से अपने पुराने दिनों की तरह हंसने लगा। रोज यह देखकर आश्चर्यचकित थी। वह बोला, अच्छी बात है, हमारे कोई बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए हम जाएंगे और बच्चे को साथ लेकर आएंगे। वह बहुत डर गई थी। अगर उसमें थोड़ी भी ताकत होती तो वह यहाँ से भाग जाती। किसान ने हाथ मलते हुए कहा, मैं किसी बच्चे को गोद लेना चाहता था और अब हमें वह मिल गया है। मैंने कुछ समय पहले पादरी से किसी अनाथ बच्चे के बारे में बताने के लिए कहा था। किसान हंसता रहा। उसने अपनी रोती और उत्तेजित पत्नी के गालों को चूम लिया और इस तरह चिल्लाया जैसे रोज को सुनाई ही ना दे रहा हो। चलो माँ, देखते हैं कि कुछ शोरबा बचा है या नहीं, मुझे भूख लग रही है। रोज ने जल्दी से कपड़े पहने और वे नीचे चले गए। जिस समय वह चूल्हे के सामने झुकी हुई सॉस पैन के नीचे आग जला रही थी, किसान रसोई में लंबे लंबे डग भरते हुए टहल रहा था। वह बोला, वाकई मैं बहुत खुश हूँ। यह मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं खुश हूँ, वाकई मैं बहुत खुश हूँ।